So bank reconciliation statement, question number one. This question is from October-November 2022, paper 2, variant 2. सवाल कुछ स्टार्ट होता है. MG has been in business for a number of years as a furniture manufacturer. On 31st August 2022, the bank column of his cash book showed the business had $25,600 in the bank account. कौन से महीने के एंड पे 31 अगस्त 2022 को उसकी कैश बुक के बैंक कॉलम में बताया जा रहा है कि भाई हमारे बैंक बैलेंस कितना है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है. 25,600 का बैलेंस वो कह रहा है कि हमारी कैश बुक बता रही है पड़ा हुआ है. द बैंक स्टेटमेंट ऑन दिस डेट, सेम डेट के ऊपर बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस आया कितने का, 24,815 का. अच्छा देखिए, ये बात आपको मैं बता दूं, जो अब आपकी कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस होगा, जिसपे हमने डिस्कशन कर ली थी कि मेरा पैसा मेरे लिए जो पड़ा हुआ है बैंक के अंदर वो एसेट है, तो वो पैसा का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है. बैंक वालों के लिए वो पैसे लाइबिलिटी हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो वो बैलेंस आ रहा होगा वो एज अ क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. तो इसको कहीं आप ये ना समझिएगा बैंक स्टेटमेंट ऑन दिस डे शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,815 की, कहीं ओवरड्राफ्ट तो नहीं है. नहीं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि बैंक वाले अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो बैंक वालों के लिए क्या है, बैंक वालों के लिए इट इज मेरली अ लाइबिलिटी. अच्छा, जो डिफरेंस, जो चीज नोट करने की है वो ये है कि कैश बुक के अंदर सेम तारीख को जो बैलेंस आ रहा है वो 25,600, 25,600 का आ रहा है, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस आ रहा है 24,815 का. आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली तो दोनों बैलेंसेस सेम होने चाहिए थे, आपके कैश बुक का बैलेंस और आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, दे शुड आइडियली बी द सेम. लेकिन क्या वो आइडियल सिचुएशन अचीव हो रही है? नो. Hence, it means that there is a need for reconciliation. और उसी के लिए उसने आगे बोला द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर ओनली इंक्लूडेड इन द कैश बुक. अब वो कह रहा है कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किधर रिकॉर्डेड हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं. और दो ही तरीके की ट्रांजेक्शन्स थी जो अगर आप कल याद करो, जिसको मैंने पढ़ाया था एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड, जो मैंने कहा था जो कि सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होती है और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होती. दे आर अनप्रेजेंटेड चेक एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट. तो यहाँ पे अब देखें उसने क्या है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर इंक्लूडेड इन द कैश बुक ओनली. तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन अनप्रेजेंटेड चेक है और कौन सी ट्रांजैक्शन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है. उसके लिए आपके दिमाग में अनप्रेजेंटेड चेक की डेफिनेशन और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. अनप्रेजेंटेड चेक क्या था, आपने चेक दे दिया सप्लायर को, सप्लायर ने बैंक में जमा नहीं कराया, आपने उसको अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया कि पैसे कट गए, लेकिन बैंक में चेक ही नहीं जमा हुआ, तो जाहिर सी बात है बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन नहीं शो हो रही. तो पहली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है चेक पेड टू JW, और ये वो चेक पे आपने JW को किया है जो कि सिर्फ आपकी कैश बुक में रिकॉर्डेड है. जब आप चेक पे करोगे तो आप कैश बुक में किधर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट पे या क्रेडिट पे? चेक पे कर रहे हो यानी कि आप किसी को पैसे चेक काट के दे रहे हो, यानी किसी को पैसे दे रहे हो चेक की फॉर्म में. तो आप तो जाहिर सी बात है बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. और ये सिर्फ अगर कैश बुक में आ रहा है तो फिर ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, विच मीन्स कि ये क्या है, ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक है. आपने JW को चेक दिया और वो चेक सिर्फ कैश बुक में आपने क्रेडिट साइड पे जब दिया होगा तब रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो चेक रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा. जो कि हमें क्या बताता है, जो कि हमें बताता है कि ये कौन सा चेक है, दिस इज अनप्रेजेंटेड चेक. फिर एक चेक रिसीव हुआ TH से. जैसे ही चेक रिसीव हुआ होगा आपने कैश बुक में डेबिट एंट्री बना दी होगी, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना, आप चेक पे कर रहे हो तो आप कह रहे हो क्या पैसे कटेंगे, तो आप कैश बुक को क्रेडिट कर रहे हो. आपको चेक रिसीव हो रहा है, आप कह रहे हो पैसे मिलेंगे, तो आप कैश बुक को क्या कर रहे हो, आप कैश बुक को उस केस में डेबिट कर रहे हो. ठीक है. तो दोनों केसेस के अंदर अब आपके पास लेकिन सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्डेड कैश बुक में खाली, ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड ही नहीं है. तो सेकंड ट्रांजैक्शन में जहां आपको चेक रिसीव हुआ, आपकी कैश बुक में ट्रांजैक्शन मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, इट मींस व्हाट, कि हो सकता है आपने चेक बैंक के अंदर जमा कराया हो एंड बिफोर दैट कि वो चेक क्लियर होता और आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में पैसे आते और आप वो फिर ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती, उससे पहले चेक क्लियर हो आपके पास लेट से बैंक स्टेटमेंट आ गई. तो अब ये कौन सा एरर है, दिस इज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और ये दोनों के दोनों एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है. वो तो उसने खैर बात खुद ही कह दी थी कि दे आर ओनली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. हमारा काम ये था कि हम आइडेंटिफाई करें कौन सा वाला अनप्रेजेंटेड चेक है, कौन सा वाला अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है. तो जो चेक पे किया है वो जाहिर सी बात है जमा नहीं हुआ, तभी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक हो गया.
जबकि ऑन दी अदर हैंड जो चेक रिसीव हुआ है हमें टीएच से $910 का, वो सिर्फ कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पर रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब आप कहें सर कि आपको कैसे पता डेबिट साइड पर रिकॉर्डेड है? भाई चेक रिसीव हुआ है तो पैसे आए हैं तो मैं उसको डेबिट पे ही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो दैट बिकेम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। दोनों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद आगे क्या कहते हैं, इन एडिशन एन एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड, a standing order for rates of $205 had been incorrectly recorded in the cash book as $255। एक स्टैंडिंग ऑर्डर था। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होती है? पेमेंट ही होती है एक तरीके की, जो कि $205 की थी। आपने उसको गलती से कितने का रिकॉर्ड कर लिया? 255 का रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि 205 की पेमेंट थी, आपने उसको बढ़ा के 255 का रिकॉर्ड कर लिया। जहां पे 205 से कैश बुक को क्रेडिट होना था, आपने 255 से उसको क्रेडिट कर लिया, $50 से ज्यादा क्रेडिट कर लिया। अब इसका इम्पैक्ट ऑफसेट करने के लिए आपको कैश बुक को $50 से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम जब अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे, तो ये कैश बुक का मसला है ना, कि आपने कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन 205 की रिकॉर्ड होनी थी, 255 की रिकॉर्ड कर ली, 255 की रिकॉर्ड कर ली। तो ज्यादा की रिकॉर्ड किया तो उसका इम्पैक्ट अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफसेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर ओनली इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये बात भी हमारी कल हो गई थी, जो एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड होते हैं, जो सिर्फ कैश बुक में मौजूद हो और बैंक स्टेटमेंट में मौजूद ना हो, दे विल बिकम पार्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन वो एरर्स जो कि एरर्स नॉट येट रिकॉर्डेड, जिसको हमने पढ़ा था, जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हो लेकिन कैश बुक में मौजूद ना हो, दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर अपडेटेड कैश बुक। तो जो इसमें लिखा हुआ है ना, द फॉरेन ट्रांजैक्शंस वर ओनली इंक्लूडेड इन बैंक स्टेटमेंट, इट मींस दैट दे आर नॉट अवेलेबल और दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दीज सच ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द अपडेटेड कैश बुक। तो अपडेटेड कैश बुक के अंदर अब देखें कौन सी ट्रांजैक्शन है। डिसऑर्डर चेक। आपको पता है डिसऑनर चेक किस तरफ आएगा? अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि डिसऑनर चेक की मैंने कल भी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दी थी। मैंने बताया था कि जब पैसे आते हैं, चेक मिलते साथ ही आप अपनी कैश बुक को डेबिट कर लेते हो, लेकिन अगर वो चेक किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, जिसको हम देसी जबान में कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन आपको कब पता चलेगी? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो आप फिर रिवर्स एंट्री बनाओगे जिसमें आप कहोगे यार ये जो मैं कैश बुक को डेबिट करके बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप फिर कैश बुक को क्या करोगे? डिसऑनर चेक की वजह से दोबारा से क्रेडिट करोगे। उसके बाद इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट। तो डायरेक्ट डेबिट भी आपको मैंने बताया था, पेमेंट है, आपके बैंक इनिशिएट करता है, बैंक वाले इसको फॉरेन रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है। बट जो बिजनेस है उसको कब पता चलेगा ट्रांजैक्शन हो गई? जब उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आएगी और पैसे कटे हैं, तो ये भी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और बैंक चार्जेस भी आपके पैसे कटते ही हैं, आपको तब पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट आती है, एंड देन इट विल ऑब्वियसली बिकम पार्ट ऑफ अगेन योर अपडेटेड कैश बुक। तो जो तीनों ट्रांजैक्शन है, एरर नॉट येट रिकॉर्डेड है, हमने कल फॉर्मेट देखते हुए देखे भी थे। और हमने ये भी देखा था कि तीनों ही ट्रांजैक्शंस के अंदर जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं, पैसे क्या हो रहे हैं? पैसे कट रहे हैं। तो ये अपडेटेड कैश बुक की क्रेडिट साइड का पार्ट बनेंगे। और फिर जो ऊपर एक एरर हुआ था, अच्छा ये ना एक एरर है, ये एक स्टैंडर्ड एरर है, इसका आई वोंट से कि इसका कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से कोई लेना देना है। ये एक स्टैंडर्ड एरर है कि आपने 205 की पेमेंट को 255 का रिकॉर्ड कर लिया, जहां बैंक 205 से क्रेडिट होना था। ये मैंने तक लिखा हुआ भी है, जहां बैंक 205 से क्रेडिट होना था, आप उसको 255 से क्रेडिट करके बैठे हुए हो। यानी $50 से आपने बैंक को ज्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रहा हुआ है। तो अब आपको उसको ठीक करने के लिए बैंक को $50 से क्या करना पड़ेगा? बैंक को $50 से डेबिट करना पड़ेगा, ताकि जो आपसे गलती हुई है वो गलती ठीक हो जाए। तो इसका हार्डकोर कोई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है। इट्स अ सिंपल एरर, क्योंकि आप एक $50 को जब बैंक से डेबिट करोगे तो वो एरर का इम्पैक्ट ऑफसेट हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की। पहली रिक्वायरमेंट में कहता है अपडेट द कैश बुक ऑफ एमजी, ब्रिंग डाउन द अपडेटेड बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2022। तो अपडेटेड कैश बुक बनाने का कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक अपडेटेड बनती है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो बराबर होगा किसके? इनिशियल कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस के। इनिशियल कैश बुक का बैलेंस उसने आपको बताया था, ये देखिए मैं फिर से आप पढ़ देता हूँ। On 31st August 2022, the bank column of his cash book showed the business had $25,600। तो जो कैश बुक का बैलेंस है, इनिशियल कैश बुक का 25,600, वही बैलेंस विल एक्ट एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अपडेटेड कैश बुक। और ये लिखा हुआ है शोड द बिजनेस हैड $25,600। इसका मतलब कि ये एसेट फॉर्म में पड़े हुए हैं। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो उसके लिए उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती, फिर उसके लिए वो मेंशन करता है कि ओवरड्राफ्ट है या आपने एक्सेसिव विड्रॉल लिया हुआ है। अभी उसने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, तो इट मींस कि अपडेटेड कैश बुक का जो बैलेंस बीडी है ये पॉजिटिव बैलेंस है,
एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो 25,600 मैंने बैलेंस बीडी रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद अपडेटेड कैश बुक में अगेन रिपीट कर देता हूँ कौन सी ट्रांजेक्शन जाएंगी जो कि एरर्स नॉट येट रिकॉर्डेड हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं, कैश बुक में मौजूद नहीं है। तो ये तीनों एरर्स आपके बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थे और कैश बुक में नहीं है, और तीनों ही जब आपने पढ़े तो आपको आइडिया होगा कि ये तीनों ही की वजह से पैसे कटे हैं, या दो इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट बैंक चार्जेस की वजह से पैसे कटे, और जो डिसऑनर चेक है ये बेसिकली मैंने एक पैसे रिकॉर्ड कर लिए थे कि आ गए हैं, लेकिन ये पैसे आए नहीं है, तो मुझे अपेरेंटली अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे ही ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस आप देखें अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे होंगे, डिसऑनर चेक, डायरेक्ट डेबिट एंड बैंक चार्जेस 420, 110 एंड 75। और उसके बाद जो ये एक एरर था जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड एरर है, इसको ठीक करने के लिए बैंक को $50 से डेबिट करना पड़ेगा, जो कि आपने स्टैंडिंग ऑर्डर की ज़्यादा पेमेंट रिकॉर्ड कर ली थी, उतनी पेमेंट हुई नहीं है। तो वो हमने $50 से बैंक के अकाउंट को देखिए क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, और मेंशन कर दिया कि भाई ये हमने स्टैंडिंग ऑर्डर का पेमेंट एक थी जो ज़्यादा रिकॉर्ड हुई भी थी, तो रेट्स और स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से जो है वो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, मूविंग फर्दर अगर थोड़ा सा आगे जाए तो अब क्या काम है भाई, जस्ट लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड टी अकाउंट आपने बुक्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, क्लोज करना है। बुक्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, बुक्स को बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे 25,600 से, और आप हैवियर ऑफ टू साइड निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल किया तो पता चला 25,600 प्लस 50, 25,650 आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो पता चला 605 आ रहा है। हैवियर साइड माइनस, अच्छा सबसे पहले हैवियर ऑफ टू साइड लिख देंगे, 25,650 डबल लाइन बना के दोनों तरफ आ गया। फिर हैवियर माइनस वीकर साइड करेंगे तो हैवियर साइड पे बैलेंस बीडी और वीकर साइड पे बैलेंस सीडी। महीने के आखिर में 31 अगस्त को क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा 25,650 जो कि डेबिट साइड का टोटल था, माइनस 605 जो कि क्रेडिट का टोटल था। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ रहा है 25,045। और अगले महीने की पहली तारीख को यानी 1 सितंबर को आपका हैवियर साइड पे बैलेंस बीडी आ जाएगा सेम अमाउंट से 25,045। सिंपल एज दैट, ये आपकी अपडेटेड कैश बुक बन गई। थोड़ा सा आगे बढ़े अगर इसके अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट 31 अगस्त 2022। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपसे मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसने आपको लाइबल नहीं किया कि अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करो या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करो, तो इट्स टोटली अप टू यू। कल दो फॉर्मेट्स देखे थे, एक अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा था, एक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा था। इस केस में इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से बैलेंस से स्टार्ट करते हो। तो आई विल स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक जो हमने निकाला है 25,045 का। तो मैंने लिखा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक 25,045, और उसके अंदर क्या होता था, अनप्रेजेंटेड चेक ऐड हो जाएंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट माइनस हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है अनप्रेजेंटेड चेक कितना है, 680 है, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट कितना है, 910 है। तो 680 ऐड हो जाएगा एज अनप्रेजेंटेड चेक, और 910 माइनस हो जाएगा एज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और मेरे पास फिर जब मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है 24815। आप लोग भी कैलकुलेटर में चाहें ऐड सब्ट्रैक्ट करा के देख लें, आपके पास भी जो बैलेंस फाइनल आएगा वो आ रहा है 24815, विच विल बी कॉल्ड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस चेक भी करा लूंगा। क्रॉस चेक कराने का क्या तरीका है, क्रॉस चेक कराने का तरीका है कि मैं देखूं कि जो बैलेंस एज पर जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सवाल के शुरू में गिवन था, क्या मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे उसने आपको देखे ना क्या कहा था, द बैंक स्टेटमेंट ऑन दिस डेट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24815। तो क्या मेरा बैलेंस भी 24815 के बराबर आ गया, जी आ गया। इसका मतलब यह है कि मैंने अपडेटेड कैश बुक भी ठीक बना ली, मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी ठीक ठीक बना ली। आगे कहता है स्टेट टू रीजंस, थ्योरी का पार्ट, स्टेट टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस वुड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बिजनेस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाएगा। तो सबसे पहला रीजन तो ये कि भाई अपना कैश बुक का बैलेंस करेक्ट करने के लिए, टू ऑब्टेन द करेक्ट कैश बुक बैलेंस। दूसरा रीजन आप ये कह सकते हो कि एरर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना बनाए तो एरर्स भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो एरर्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। फिर थ्योरी का एक और पार्ट, स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई अ चेक फ्रॉम आरबीआई वाज डिसऑनर्ड। तो ये जब मैं भी डिसऑनर चेक पढ़ा था मैंने आपको मल्टीपल रीजंस बताए थे। इसमें एक रीजन ये हो सकता है कि अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस ना हो। एक रीजन ये भी हो सकता है कि बंदे के पास जो है वो जो उसने सिग्नेचर किया हो वो गलत सिग्नेचर कर दिया हो। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसका किसी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ हुआ हो जिसकी वजह से आपका चेक बाउंस हो जाए या डिसऑनर्ड हो जाए। और क्या रीजन हो सकता है, चेक गलत हो गया।
अच्छा, वो चेक बहुत पुराना हो जाए, अगर चेक 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाए तो वो भी आपका चेक क्लियर नहीं होगा, वो भी बाउंस होगा, लेकिन ये भी एक पॉसिबल रीज़न होता है चेक्स के डिसऑनर्ड होने का। ठीक है, तो उसने 2 रीज़न मांगे थे, हमने दोनों रीज़न लिख दिए। एंड देन सी, जो मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तो ये आप ही का पेपर है और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 3 साल पुराना पेपर है, 2022 का। तो उसने पूछा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। तो आप अगर किसी बच्चे को याद हो तो वो रिकॉल कर सकता है। 3 बातें बताई थी स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए। फिक्स डेट पे फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड अकाउंट में अगर ट्रांसफर करनी है तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर है। और अगर फिक्स डेट पे फिक्स अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो वो डायरेक्ट डेबिट है। तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली अमाउंट का है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में हर महीने अमाउंट फिक्स रहेगी, जबकि डायरेक्ट डेबिट में हर महीने जो अमाउंट है वो वेरी करेगी। तो स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू ट्रांसफर अ फिक्स्ड अमाउंट टू अ फिक्स्ड अकाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट, वेयर एज डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू ट्रांसफर अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट टू अ फिक्स्ड अकाउंट। यानी कि जो डिफरेंस है वो किसका है, आप देख लें, अमाउंट का डिफरेंस है कि उसके अंदर जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें अमाउंट जो है वो फिक्स है, जबकि आपके डायरेक्ट डेबिट के अंदर जो अमाउंट है वो सर्टेन है, फ्रॉम अ फिक्स डेट टू अ फिक्स्ड अकाउंट। अकाउंट नहीं लिखा हुआ, अकाउंट। देन पार्ट एफ, एक और थ्योरी का सवाल। ये बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन से इतनी ज्यादा रिलेटेड थ्योरी नहीं है, एक जेनेरिक थ्योरी है, लेकिन हम पूरे 20 मार्क का सवाल कर रहे हैं। So a potential new customer has asked MG for a 5% discount on any orders placed. Advise MG on whether to accept or decline the terms, justify your answer. तो इस तरीके का आपके पास जब भी थ्योरी का सवाल है 5 मार्क का, तो आपने 2 पॉइंट्स देने हैं, यहाँ मैंने इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स सपोर्ट में देने हैं, 2 पॉइंट्स आपने अगेंस्ट देने हैं, और एक पॉइंट आपने जो है वो फिर कंक्लूजन का रखना है, जिसमें आप फाइनल अपना कंक्लूजन दोगे कि भाई क्या करना चाहिए। तो एक बंदा, एक कस्टमर आया और कहता है कि मुझे हर ऑर्डर पे 5% का डिस्काउंट दो। तो आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि वो भाई तुम्हारी शादी है, वेडिंग गिफ्ट चाहिए तुम्हें, या तुम्हारा वलीमा है जो तुम्हें 5% का हम डिस्काउंट देते रहें। दूसरा, फिर आप अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो कि भाई ठीक है, तुम्हारे ऑर्डर का साइज क्या है, अगर तुम्हारे ऑर्डर का साइज सिग्निफिकेंट है तो 5% का डिस्काउंट देने का सोच सकते हैं। खैर, हमें तो दो एडवांटेज देने, दो डिसएडवांटेज देने, हमें किसी को मतलब डिस्काउंट देने के लिए, जो दो फॉर सपोर्ट पॉइंट और दो अगेंस्ट पॉइंट है। तो सपोर्ट पॉइंट में क्या है भाई, कस्टमर ऑर्डर देगा तो डेफिनेटली सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेगा तो फिर आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सबसे पहला तो एडवांटेज इसका यही है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपकी सेल बढ़ती है तो आपका मार्केट शेयर भी जो है वो बढ़ता है, तो दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि मार्केट शेयर बढ़ेगा। दो सपोर्टिंग पॉइंट हो गए। दो अगर अगेंस्ट पॉइंट देना चाहो तो दो अगेंस्ट पॉइंट ये हो सकते हैं कि आप अगर डिस्काउंट देते हो तो बाकी कस्टमर्स भी आके, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो भी बोलेंगे कि भाई तुम इसको डिस्काउंट दे रहे हो तो हमें भी डिस्काउंट दो, जिसकी वजह से आपको सबको डिस्काउंट देना पड़ा, तो आपके डिस्काउंट अलाउड का जो कॉस्ट है वो बढ़ सकता है, एक्सपेंस बढ़ सकता है, और फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। हो सकता है कुछ पुराने कस्टमर आपसे नाराज हो जाए और वो अब आपसे डिस्काउंट ना मांगे, बल्कि आपको ऑर्डर देना ही बंद कर दें और जाके किसी नए सप्लायर से जाके जो है माल खरीदना शुरू कर दें। तो ये आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप भी खराब कर सकता है। तो ये दो अगेंस्ट पॉइंट हो गए। लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे अपना, तो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ एमजी गिव्स अ 5% डिस्काउंट देन इट विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू एंड विल कन्वर्ट अ पोटेंशियल कस्टमर इनटू मे बी अ परमानेंट कस्टमर। On the contrary, if MG does not give the discount, then it may lose the order and customer. Though if the discount is given, then the other customers may also demand a discount. And if MG doesn't consider their request, then relationship with existing customers may get damaged. तो ये दो सपोर्टिंग पॉइंट्स हो गए, दो अगेंस्ट पॉइंट हो गए। लास्ट में अपना कंक्लूजन लिखूंगा। कंक्लूजन अक्सर बच्चे लिखते हैं इन माय ओपिनियन, कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं आई थिंक। तो देखें, इट्स दे आर नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू राइट, बिकॉज ऑनेस्टली व्हाट यू थिंक डजंट मैटर एंड व्हाट इज योर ओपिनियन दैट आल्सो डजंट मैटर। वो सिर्फ ये कह रहा है, उसने कहा है जस्टिफाई और आंसर, ठीक है ना, उसने ये नहीं कहा कि आप अपना ओपिनियन दे। तो आप एक कंक्लूजन लिखेंगे, उसके लिए एक अच्छी वर्डिंग इस्तेमाल हो सकती है, थोड़ी सी प्रोफेशनल वर्डिंग इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड। कंक्लूजन दें आप ना बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आप ना बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, आप उसको बताएं कंक्लूजन ये है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा, आप इसको ये भी लिख सकते हैं इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड। तो ये वर्डिंग्स थोड़ी सी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट एमजी शुड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एज इट मे रिड्यूस प्रॉफिट्स इफ डिस्काउंट्स आर गिवन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। के भाई अगर सबको डिस्काउंट देने बैठ जाएंगे तो फिर खुद क्या कमाएंगे, प्रॉफिट्स उसकी वजह से कम हो सकते हैं। तो दिस वाज योर कंप्लीट 20 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2022।